Hello and good evening, all of you. Welcome to the another lecture of the polity series. We are studying the fundamental rights. We have already done Article 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 in part 1 and 2 of the fundamental rights series. And today we shall be discussing Article 19, 20, 21 and 22. And two of them, Article 19 and 21, are of very important nature. One of the most important articles, Article 19 and Article 21, आज हम दोनों देखेंगे। और आपको कोई भी डाउट होता है किसी प्रकार का, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू and I hope you are enjoying this series, and if you have any suggestions please tell us in the comment box. So now beginning for the day, Article 19. Now Article 19 constitutionally, when constitution जब बनाया गया था तो 7 फंडामेंटल राइट्स थी इसके अंदर, ठीक है। बट आज के समय में इसके अंदर 6 फंडामेंटल राइट रह गई हैं, ठीक है। एक फंडामेंटल राइट कौन सी हटाई गई थी वो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। आर्टिकल 19 की बात करें अगर हम, आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1), देखो 19(1) ABCD है ये, ठीक है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 अगर देखेंगे आप तो आर्टिकल 19 एक ऐसा आर्टिकल है, मैंने आपको क्या बताया था कि फंडामेंटल राइट्स की अपने आप में वो एब्सोल्यूट नहीं है, अपने आप में उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 एक ऐसे आर्टिकल है जिसके अंदर ये जो सारी राइट्स 6 की 6 आप देख रहे हैं, जो 6 की 6 राइट्स देख रहे हैं आप, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में इसके ऊपर ये राइट्स कब कब ली जा सकती हैं वो भी मेंशन्ड है। तो इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दैट आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। 19 सब क्लॉज 2 में आपको जो है इसकी रिस्ट्रिक्शन भी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। एक करके देखते हैं कि ये सब क्या है। तो फर्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी। इसके अंदर ये सिंगल भी अपने आप में एक ऐसी राइट है कि इसके अंदर बहुत सारी राइट जो है इम्बाइब्ड है। जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम नॉट टू एक्सप्रेस अपने आप में इम्बाइब्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको बोलने की आजादी है, आपको एक्सप्रेस करने की आजादी है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब अगर आप रोड पे निकले, आपने 4 लोगों को गालियां दे दी, नॉट गुड, मॉरली तो गुड है ही नहीं, बट देन वो सही भी नहीं है। तो इस प्रकार की आजादी आपको नहीं देता कि मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कि सामाजिक या लीगल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सही है, आप वही स्पीच या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, अभी कल परसों ही दिल्ली मेट्रो में एक जो महिला थी या लड़की थी वो एक बिकनी ड्रेस पहन के आ गई। नाउ नथिंग अगेंस्ट वुमेन्स, बट देन उस पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस के लिए क्या वो ड्रेस सही थी या नहीं थी, वो एक डिबेट का क्वेश्चन बन गया। तो ठीक है, तो उनके पास राइट है, अपने आप जो वो पहनना चाहे वो पहन सकती हैं, ठीक है। बट देन आपको जो कपड़े पहनने होते हैं वो हमेशा डेकोरम के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाएंगे या कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप स्विम वेयर पहन के नहीं जा सकते, वहां आप कोट पैंट या एक डिसेंट जिसको बोला जाएगा कपड़े वो पहन के जाएंगे। मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरे को उस हिसाब से कपड़े पहन के आने पड़ेंगे, मैं अपने बेडरूम वाले कपड़े पहन के यहाँ नहीं आ सकता। आते हैं टीचर्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग अगेंस्ट देम, ठीक है, बट देन थिंक विच इज राइट दैट शुड बी डन। तो दैट वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि स्पीच और एक्सप्रेशन है, बट देन उसके अपने रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 19 मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको 4-5 राइट बताई थी, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये 5 राइट्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल थी, ये हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 एक ऐसी राइट है जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, एलियंस को अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये 6 राइट है इनके अंदर, ये सिर्फ यहाँ के सिटीजन्स या भारत के नागरिकों को अवेलेबल है, ठीक है। अब आर्टिकल 19 इसके अंदर जो 1 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आपको राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ फोन, राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, बट राइट टू स्ट्राइक इसमें अवेलेबल नहीं है। ये आप याद रखिएगा कि राइट टू स्ट्राइक डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1
पार्ट क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में नहीं है, 19(1)(a) में राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ठीक है। और इसको जो है आपसे लिया जा सकता है या आपको रोका जा सकता है इस राइट को एक्सरसाइज करने से, अगर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर आप भारत की प्रभुता को किसी प्रकार से डेंजर में डालते हैं तो आपको रोका जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की सिक्योरिटी के लिए आपको रोका जा सकता है। फॉरेन कंट्रीज से फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने के लिए आपसे ये छीना जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपसे ये लिया जा सकता है। डिसेंसी मेंटेन के लिए जा सकता है। मोरालिटी मेंटेन करने के लिए आ सकता है। कंटेंट ऑफ कोर्ट को रोकने से लिया जा सकता है। डिफेमेशन करने से रोका जा सकता है। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस से रोका जा सकता है। जैसे देखो डिफेमेशन एक ऑफेंस भी है। अभी एक एमपी है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बिकॉज उन्होंने जो है एक डिफेमेशन केस उनके खिलाफ फाइल हुआ था एंड ही लॉस्ट, ही गॉट अ पनिशमेंट ऑफ prison for 2 years, and on that ground, under Representation of People Act 1951, he was disqualified as a member of parliament, ठीक है। अब सेकंड बात है, सेकंड राइट पे जाते हैं कि राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, ठीक है। आप असेंबल होइए बट पीसफुली होइए, विदाउट आर्म्स होइए। ऐसा नहीं कट्टा वट्टा लगा रखा है इधर पीछे 4 तमंचे लगा के आप घूम रहे हैं और वो कर रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं अपना, ऐसा नहीं करेंगे आप। तो आपको राइट टू पीसफुल असेंबली है बट एंड विदाउट आर्म्स है। अब इसके अंदर जब इसको पढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर आपका 2 चीजें आ जाती हैं या 2 आईपीसी के प्रोविजंस भी आ जाते हैं। 2 आईपीसी के प्रोविजंस भी आ जाते हैं। वो प्रोविजंस कौन कौन से हैं आपका, एक सेक्शन 141 और एक सेक्शन 144। बोलते हैं ना धारा 144 लागू हो गई है, ठीक है। लेकिन वो जो 5% वाली जो धारा है वो ये है 141 है। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर किसी भी मजिस्ट्रेट की 5 से ज्यादा वहां के ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है, या किसी का ऑब्जेक्ट जो है इलीगल है, ठीक है, तो वो उनकी असेंबली को रोक सकता है। कि किसी गवर्नमेंट तो लग रहा है आपका विचार है कि आप सचिवालय को उड़ा देंगे, आप 5 लोग इकट्ठे हुए, आपने सोचा 4 बम लिए, 3 तमंचे लिए, आप चलते आपने कहा सचिवालय को उड़ा देंगे, तो तब मजिस्ट्रेट जो है आपको रोक सकते हैं। कैसे? आईपीसी धारा 144 के अंदर, 141 के अंदर। 144 क्या बोलता है? 144 सीआरपीसी का, ठीक है, 144 सीआरपीसी का, सॉरी ये आईपीसी का नहीं है, 144 सीआरपीसी क्या बोलती है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस एरिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, अनोयंस हो सकता है या डेंजर है ह्यूमन लाइफ का, तो वो आपको रोका जा सकता है। तो आपके फ्रीडम ऑफ असेंबली पे रोक हो गई, ठीक है। किसमें? आईपीसी सेक्शन 141 एंड सीआरपीसी सेक्शन 144, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अगर हम, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसमें भी जो है राइट टू इंक्लूड जो है वो पब्लिक लैंड पे होगा। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट, आपकी राइट, ये जो राइट है सेकंड वाली असेंबली वाली, ये सिर्फ पब्लिक लैंड पे, प्राइवेट लैंड पे नहीं। किसी के घर में आप घुस गए, आपका मन किया, तो ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है वो तब वो राइट एक्सटेंड नहीं होगी। अच्छा जो आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट दी गई है वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट आप यूज कर सकते हैं। जो वो राइट इस्तेमाल करेंगे आप वो स्टेट के अगेंस्ट करेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं पब्लिक, तो इसलिए पब्लिक लैंड पे ही आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो इसके क्या बोलते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिससे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था, ठीक है। कौन सा राइट था वो, जल्दी बताइए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? यस, इट वॉज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट वॉज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, मैं हर बार कंफ्यूज भी हो जाता हूँ, तो गलत पढ़ाने से बढ़िया है कि मैं अपने आप को
करेक्ट कर लूँ, ठीक है। यस, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही है जिससे कि, तो क्या बोला, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको क्या है, फंडामेंटल राइट है, एसोसिएशन बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपने एक गैंग ऐसा एसोसिएशन बना लिया जिससे कि स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, ऐसा ये सब अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला कि ठीक है, आपको एसोसिएशन बनाने का फंडामेंटल राइट है, बट उस एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज कराने का, क्या आप कल कहेंगे सरकार को बोलेंगे भैया हमारा ये एसोसिएशन है, आप इसे जो है रिकॉग्नाइज करें, तो ऐसा नहीं होगा। राइट टू रिकॉग्निशन फंडामेंटल राइट नहीं है इसके अंदर, बस आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी आप जो है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को रखेंगे और पब्लिक मॉरलिटी को ध्यान रखेंगे, तब बनाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज, या सॉरी, नाउ द नेक्स्ट, एक्चुअली इतनी सारी चीजें पढ़ाते हैं, न्यूज भी पढ़ाते हैं तो न्यूज भी निकल जाता है, बट देन द नेक्स्ट राइट इज राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर जो है बेसिकली दो एंगल है, ठीक है। इसके अंदर आपके दो एंगल है, इसके अंदर दो एंगल कौन कौन से हैं? एक तो मान लिया विद इन कंट्री घूमने का, ठीक है, विद इन कंट्री घूमने का, और एक जो है कंट्री के बाहर, इंटर कंट्री। तो जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ इस एस्पेक्ट से डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ इस एस्पेक्ट से डील करता है। इंटर कंट्री की कल आप बोलो कि मालदीव जाना, क्योंकि मेरे फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि आई कैन मूव फ्रीली, तो मेरे को मालदीव जाना है, ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज से जो है आर्टिकल 19 जो है इसको एड्स नहीं करता है। विद इन कंट्री में भी दो टाइप होते हैं, देखो कंट्री के अंदर क्या है, स्टेट्स, तो विद इन स्टेट आप घूम सकते हैं या बिटवीन टू स्टेट्स घूम सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी राइट है। ये क्यों रखा गया? ताकि लोगों में एकता की भावना बनी रहे, पैरोक्लाइजेशन ना हो, टूट की भावना ना है। हर स्टेट की अपनी आइडेंटिटी है, आपस में सब रिस्पेक्ट करते हैं, बट देन लोग आपके पास कोई प्रतिबंध नहीं है। जो उत्तराखंड का बंदा है वो उत्तर प्रदेश जा सकता है, उत्तर प्रदेश का जो बंदा है वो केरला जा सकता है, कि ऐसे ही वाइस वर्सा कि वहाँ के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। बट देन तब भी सरकार के पास पावर है कि इस मूवमेंट के ऊपर रोक लगाई जा सकती है, किससे? पब्लिक हेल्थ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। मान लिया जैसे वो प्रोस्टिट्यूट्स के आवागमन पर रोक लगा सकते हैं पब्लिक हेल्थ मेंटेन करने के लिए। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए आपकी मूवमेंट पर रोक लगा सकते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो अभी भी वहाँ कुछ एरियाज में जाने के लिए आपको ILP लगता है, दैट इज इनर लाइन परमिट, ठीक है। तो ये क्या है? टू सेफगार्ड दी आइडेंटिटी और टू सेफगार्ड द पर्टिकुलर जो आइसोलेशन है उस ट्राइब का, उसे बचाए रखने के लिए, उसकी कल्चरल जो आइडेंटिटी है उससे छेड़छाड़ ना करने के लिए, उसके लिए ये सब रोक आप पे लगाए जा सकते हैं। तब आपसे वो राइट ली जा सकती है, किससे? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट राइट इज फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस क्या कहती है? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें भी आपके अंदर बेसिकली दो राइट हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बेसिकली आपके ऊपर बस दो राइट हैं कि आप, एक तो आप कहीं घूमने गए, ठीक है, एक आप कहीं घूमने चले गए, एक आपके पास राइट है डोमिसाइल की, कि आप किसी पर्टिकुलर देश स्टेट में डोमिसाइल्ड हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, भाई मैं आंध्र प्रदेश का निवासी हूँ, मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, मैं महाराष्ट्र का निवासी हूँ, ठीक है। तो क्या आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है, तो आपके पास दो राइट है कि आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं या आप कहीं भी घूम सकते हैं। भाई मैं गया 2-4 दिन के लिए, अब ऐसा नहीं, कोई लॉ नहीं निकाल सकता कि मैं गया और केरला में मैं 2 ही दिन रहूंगा, आंध्र प्रदेश में मैं 3 दिन रह सकता हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके पास राइट है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कितने भी दिन वहां रह सकते हैं, और कहीं भी आप अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं, कहीं भी आप अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो है आपको रोक लगाया जा सकता है। एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब की आइडेंटिटी बनाने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है किसी ट्राइब को बिलोंग करता हो, आप कल को जाके बोले, मान लिया अगर आप उत्तराखंड जो बच्चे हम ABC पे देख रहे हैं, आप अगर जो जौनसर बावर वाला रीजन है, जो चक्राता तहसील जो है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ जो नॉर्मल नॉन ST बंदा है वो जमीन नहीं ले सकता,
क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सरकार ने एक प्रोविजन रखा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रखा कि उस पर्टिकुलर ट्राइब की आइडेंटिटी बचाने के लिए आप वहां पे नहीं जा सकते। वहां आप घूम सकते हो, घूमने जा सकते हो, तो वहां आपके पास घूमने का ऑप्शन तो है, बट वहां डोमिसाइल, वहां रहने के लिए, वहां सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं है आपके पास। भाई जब जमीन ही नहीं ले सकते तो कैसे लोगे? किराए विराए पे घर ले लोगे तो अलग बात है, बट देन जो बात है वो यही है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, कोई भी जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट बचाने के लिए भी आप पे रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। कोई भी जनरल पब्लिक का रोक लगाने का आप पे, मतलब बचाने के लिए आप पे रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। अगला क्या राइट है? लास्ट जो राइट है वो है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कि आप कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑक्यूपेशन या जो ट्रेड जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो जो ट्रेड होगा वो मॉरल होगा, इलीगल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गांजा वांजा, आपने स्टॉल लगाया, आप गांजा वांजा वहाँ आराम से बेचने लग गए, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, ये सब जो इलीगल काम है, ठीक है। ऐसा नहीं आप सट्टा लगवाना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। गेम ऑफ चांस नहीं ले सकते, गेम ऑफ स्किल ले सकते हैं, जो ड्रीम 11 के साथ जो केस हुआ था। नो, ड्रीम 11 इज कंसिडर्ड एज अ गेम ऑफ स्किल, नॉट अ गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ स्किल इज अलाउड इन इंडिया, बट गेम ऑफ चांस, जिसको सट्टा बाजारी बोलते हैं, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रेड है वो कर सकते हैं आप, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। सेकंड बात, सरकार के पास पावर है, वो कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं। भाई मान लिया आपको एडवोकेट बनना है, तो सरकार बोल सकती है आपको एडवोकेट बनने के लिए भैया ऐसा है कि LLB करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको 60% अटेंडेंस जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी एकेडमिक या टेक्नोलॉजिकल क्वालिफिकेशन सरकार जो है लगा सकती है, वो सरकार के पास पावर है, ठीक है। और एक और चीज है कि सरकार के पास जो है, अगर सरकार किसी चीज पे मोनोपोली बनाती है, ठीक है, किसी चीज को अपनी मोनोपोली रखती है, मान लिया रेलवेज हो गया, कल को सरकार बोलती है कि भाई रेलवे सिर्फ मैं चलाऊंगी। अब रेलवे क्या है? रेलवे भी एक प्रकार का धंधा हो गया। अब सरकार बोलती है कि ये वाला धंधा तो भैया हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। अब वहां पे आपके पास क्या राइट है कि आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, या आप बोलोगे रेलवे चलाना इलीगल होता है तो सरकार क्यों चला रही है? तो इलीगल नहीं है, बट लेकिन सरकार की मोनोपोली होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार किसी भी चीज पे, किसी भी ऑक्यूपेशन पे या किसी भी ट्रेड पे अपनी मोनोपोली रखती है, तो यू कैन नॉट चैलेंज इट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 19, ठीक है। तो ये थी कहानी आर्टिकल 19 की, ठीक है। तो अभी कौन आएगा देखते हैं। अरे हम तो आगे आपको आर्टिकल 20 पढ़ाने वाले थे, बाबू भैया आ गए। तो अभी आपको मैंने बताया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी राइट्स थी? 7 थी, हमने तो 6 ही पढ़ी। तो बाबू भैया तो बहुत तेज आदमी है, ठीक है। वैसे चाचा चौधरी को यहाँ होना चाहिए था, बट चलो बाबू भैया आ गए। तो बाबू भैया ने हमसे पूछा कि भैया ये 7th राइट कौन सी थी और कहाँ चली गई? हमने कहा कोई नहीं बाबू भैया, आपको बताया जाएगा 7th राइट कौन सी थी और कहाँ चली गई। तो भैया जो 7th राइट थी वो थी राइट टू प्रॉपर्टी, और ये जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दी गई थी। नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। खुश हो अब? ठीक है, तो बाबू भैया संतुष्ट हो गए। बाबू ने कहा ठीक है चलो ये बातों में समझ में आ गई, अब आप मेरे को नेक्स्ट समझाओ, है ना। अब आप मेरे को नेक्स्ट आर्टिकल समझाओ, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो आर्टिकल्स में, वो है आर्टिकल 20 एंड एक है आर्टिकल 22। देखिए बस ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 20 जो है वो आपको राइट देता है अगेंस्ट ऑफेंसेस, वो आपको बहुत सारी चीजों से बचाएगा। जो कोई ऑफेंस हुआ है उससे आपको बेसिकली आपको वहां राइट है। और ये जो आर्टिकल 22 के अंदर राइट है वो डिटेंशन या अरेस्ट से है, ठीक है। जब आपको अरेस्ट किया जाएगा या आपको डिटेन किया जाएगा उस टाइम पे आपके पास कौन सी राइट्स हैं, आर्टिकल 22 आपको वो बताएगा, ठीक है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। तो आर्टिकल 20 क्या बोलता है?
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, यहां पे बेसिकली हमारे पास 3 मेजर चीजें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि आज मैंने जो जुर्म किया है उसके लिए मुझे आज के समय में जो कानून है उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। मान लिया मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, आज के समय में, आज के दिन वो एक कानून अपराध नहीं है, तो मुझे आप कल कोर्ट में खड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज देश में कोई लॉ ही नहीं है कि कोई बंदा किसी बंदे को थप्पड़ मार दे वो एक पनिशेबल ऑफेंस हो, वो एक क्राइम हो, ठीक है। मान लिया कल कोई लॉ बना था जिसमें कि एक व्यक्ति ने अगर दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारा तो उसके लिए उसे 6 महीने की सजा या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मैंने आज किसी को थप्पड़ मार दिया तो मेरे को कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है, अगला बंदा जिसको मैंने मारा है वो मुझे खड़ा कर सकता है कि इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा, लिहाजा इसको जो है ट्राई किया जाए, इसके ऊपर ट्रायल चलाया जाए, ट्रायल के बाद इसे एप्रोप्रिएट सजा सुनाई जाए। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या बोलता है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलता है कि आप जो है प्रीवियस एप्लीकेशन नहीं करेंगे लॉ की। बट इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ की बात करता है, नो पोस्ट फैक्टो। आप सिविल में ये अप्लाई नहीं होगा, सिविल लॉज में ये अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि टैक्सेशन। तो सरकार आपको ये कह सकती है कि आज आप 2023 में खड़े हैं, 2020 से जिन भी कंपनीज ने एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट के ऊपर पैसा कमाया है उन्हें इतना सेस देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, किसी भी लॉ का एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिवली हो गया, पूर्व से हो गया, पहले से, ठीक है। वोडाफोन का केस सुना है आपने, वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का ही केस है कि सरकार ने 10 साल पहले बोल दिया कि 1992 से जितना टैक्स हुआ सब भरोगे आप 10 साल बाद बता रहे हो। वो लॉ कब आया? 2002-3 की एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बट आप समझिए कि 2002 में एक लॉ आया, ठीक है, जो बोलता है कि 10 साल पहले से जिस चीज ने जो कमाया उस पर टैक्स दे दो। कल तक कोई टैक्स नहीं था, आज एक आपने टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको 10 साल पहले से लागू कर दिया, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव सिविल लॉज में अप्लाई हो सकता है बट क्रिमिनल लॉज में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्रिमिनल लॉज में अप्लाई नहीं होगा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। नाउ सेकंड इज डबल जियोपार्डी। भाई डबल जियोपार्डी का मतलब होता है मेरे को किसी भी जुर्म की सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। मैंने अगर आपको एक बार थप्पड़ मारा है या एक ही बारी में 2 मारे हैं या 3 मारे हैं, क्वांटम अलग हो सकता है, बट मान लिया एक बार थप्पड़ मारा है तो एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने मुझे 6 महीने की एक ही थप्पड़ मारने की 6 महीने की 2 बार सजा सुना दी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब डबल जियोपार्डी जो है वो डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी पे नहीं अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सरकारी विभाग में काम करता हूं, ठीक है, मैं एक सरकारी विभाग में काम करता हूं और मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज है, मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज है और मैं इसमें कन्विक्ट हो जाता हूं, मुझे इसमें उम्र कैद हो जाती है। तो मुझे डिपार्टमेंट ने निकाल दिया और मुझे उम्र कैद भी हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो गई। तो ये क्या होगा, आपको लगेगा यार ये तो 2-2 सजाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है यार डबल जियोपार्डी नहीं कर सकते हो आप, ये कौन सी बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिपार्टमेंटल टाइप की जो पनिशमेंट है या इंक्वायरी है वो जो है उस पे जो है कि डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अब थर्ड क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कि आप कोई भी व्यक्ति जो किसी भी केस में अक्यूज्ड है आप उसे ओरल प्लस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने पे मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए पुलिस को दी हुई गवाही कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले तो आपको कूट के पिटवा के आपसे कुछ भी उगलवा लेंगे, ठीक है। तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री आप नहीं बोल सकते, आप उसे नहीं बोल सकते, पूछ सकते हैं, नार्को टेस्ट करा सकते हैं, आपने उसे मार के कहाँ गाड़ा था पूछ सकते हैं, लेकिन दबाव नहीं बना सकते, आपके ऊपर कोई वो दबाव नहीं है, ठीक है। बट देन आपसे अगर पुलिस बोलती है कि भैया अपना ब्लड सैंपल दो, अपना सीमन सैंपल दो, अपना मेडिकल टेस्ट कराओ,
अपनी फिंगरप्रिंट्स दो, तो ये जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आएगा। इस पे जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नेचर की है, मैंने अपने फिंगरप्रिंट दे दिया, आपको तो पता लग जाएगा मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ चोरी करी है क्योंकि मेरे फिंगरप्रिंट तो है वहाँ, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो गया। तो वो बोलता है कि इस टाइप के जो इंक्वायरी हैं ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आएंगी, तब आपको ये राइट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और तो ये थी बात किसकी, आर्टिकल 20 की, कि ये जो आपको राइट्स हैं ये अवेलेबल हैं जब आप ऑफेंसेस में अक्यूज्ड हो या राइट अगेंस्ट ऑफेंसेस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉल्ड द रॉकी भैया आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि इस आर्टिकल का एटीट्यूड कुछ रॉकी भैया की तरह है। क्यों है रॉकी भैया की तरह? क्योंकि जब ये आर्टिकल खड़ा होता है तो बाकी सब बैठ जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली आर्टिकल 21 जो है अपने आप में इतना सारे राइट्स इसके अंदर दे दिए गए हैं, इसे हम लोग रॉकी भैया आर्टिकल बोल देते हैं। देखिए मजाक की बात है, इसे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ऐसा कोई नहीं बोलते आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 21 ही बोलते हैं। अब आर्टिकल 21 बोलता क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ है आपको आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, एक व्यक्ति, भाई लॉ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मानना है कि एक व्यक्ति को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी राइट्स की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत सारी राइट्स की जरूरत होती है उसको अपनी पर्सनल डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत सारी राइट की जरूरत है, जैसे राइट टू गुड स्लीप, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, है ना। तो वो सब राइट्स कहाँ आ गई, आर्टिकल 21 में। इसीलिए राइट टू एजुकेशन ये माना गया कि एजुकेशन जो है एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कितना बड़ा योगदान देती है, इसीलिए आर्टिकल 21A के अंदर उसको एक अलग से फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया। बट उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में जो है पहली बार आर्टिकल 21 के अंदर ही किया था कि एजुकेशन का इतना महत्व है कि इट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अभी हम 2 मिनट बात पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आप नहीं छीनेंगे एक्सेप्ट, ठीक है, नहीं छीनेंगे तो बात थी ठीक थी, बट कब छीन सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कि आप कोई लॉ बना दें कि कल से कोई 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोएगा, ठीक है, कल से कोई 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोएगा, तब आर्टिकल 21 कुछ नहीं कर पाएगा, नलिफाई हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को इतना मजबूत कमजोर होने देता? क्योंकि आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 के साथ रॉकी भैया का सपोर्ट है, पूरे KGF का सपोर्ट है, तो सोना तो ये निकाल के ही रहेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि आपने कोई लॉ बना दिया, आप तब जो है किसी भी पर्सन को उसकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को बोला यार ये तो बड़ा पंगा है। ठीक है, एक आगे हम पढ़ेंगे, एक गोपालन केस था। ठीक है, तो तब एक कॉन्सेप्ट आया जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में ये समझ लेते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में फर्क क्या है। देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या बोलता है कि आपके पास आर्टिकल 21 में एक राइट थी। आर्टिकल 21 कहता है कि आप उस राइट को तभी ले सकते हैं कि आप कोई प्रोसीजर या कोई लॉ बना दें उसको लेने के लिए। आपने एक लॉ बना दिया, ठीक है, मान लिया मेरे पास राइट टू स्लीप है, कल को पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया कि कोई बंदा नहीं सोएगा। ठीक है, कोई बंदा, एक लॉ बनाया आपने, राइट अगेंस्ट स्लीप। ठीक है, कि कोई बंदा सोएगा नहीं, या सोएगा भी तो 2 घंटे सोएगा ज्यादा से ज्यादा। अब आपको पता है कि स्लीप कितनी जरूरी है एक व्यक्ति के लिए, है ना। आपको 2 दिन ना सुलाऊं तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी। ठीक है, बट आर्टिकल 21 में तो कह रखा है, आप क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा नहीं सकते। बोला यार प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, हमने तो आपसे स्लीप की राइट ले ली, अब क्या करें, मतलब कोई बात नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मेनका गांधी केस आया। देखो, पहले AK गोपालन केस आया, AK गोपालन केस में नैरो व्यू लिया एक। ठीक है, मेनका गांधी केस आया, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर व्यू लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है, आप लॉ बना लो, आप डिप्राइव कर लो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, बट ये जो लॉ आप जो बनाओगे ना, ये जो लॉ आपने बनाया ना, इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड नॉट बी आर्बिट्री। नहीं होना चाहिए कि आपने जो मन में आया वो बना दिया, आपका जो अच्छा लगा आपको वो बना दिया आपने, ऐसा नहीं करोगे आप। दैट शुड बी रीजनेबल, दैट शुड नॉट बी आर्बिट्री। ठीक है,
और इसी के साथ जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में जब आपने एक चेक जोड़ दिया कि दैट शुड कन्फर्म टू दी, दैट शुड नॉट बी आर्बिट्री एंड दैट शुड नॉट और दैट शुड कन्फर्म टू द आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, तब आपका बन गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कि आपने लॉ बना दिया लेकिन वो रीजनेबल भी होना चाहिए, वो चेक भी होगा कि आपने लॉ ठीक भी बनाया है, आपने जो मन में मर्जी आया वो बना दिया, तब ड्यू प्रोसेस। आज के टाइम पे भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा हो, बट आइडियली जो आप जितने भी लॉज जो आप देखते हैं जब बनते हैं वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं क्योंकि उनकी लीगैलिटी तो अलग बात है बट उनकी जो रीजनेबलनेस है, उनका जो सही अपने आप में जो एसेंस है कि वो सही है या नहीं है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चेक होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बता ही दिया कि एक के गोपालन केस और मेनका गांधी केस में, ठीक है, एक गोपालन केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा नैरो व्यू लिया, ठीक है, और इसमें ब्रॉड व्यू लिया मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 का। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब नैरो एक गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इंट्रोड्यूस किया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भाई एक गोपालन केस में बोला कि जो राइट है आर्टिकल 21 के अंदर वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अगेंस्ट अवेलेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अगेंस्ट अवेलेबल है। ठीक है, वो आपको लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। मतलब कोई लॉ बना दिया गया ना अगर आपको राइट लेने के लिए, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया। तो ये क्या था, नैरो व्यू था क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ था। बट देन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव पर तो है ही, ये राइट जो है आपको लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी अवेलेबल है, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या आर्टिकल 21 को एक नया आयाम दिया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उसको डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऐसे ही नहीं बोला जाता। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 21A की। देखो आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन आप बोलते हो वो आपका आर्टिकल 21A से ही आता है। ठीक है, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन कब आया था, राइट टू एजुकेशन आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये यूकेपीसीएस में एक बार पूछा हुआ है मेरे ख्याल से क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन से ईयर का है, 2009 में। ठीक है, तो क्या बोलता है कि टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years एज अ फंडामेंटल राइट इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो बाय लॉ डिटरमाइन, और वो लॉ क्या बनाया था, उस लॉ का नाम था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, दैट इज RTE एक्ट 2009। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया। आर्टिकल 45 का इसने सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया था। ठीक है, और आर्टिकल 51A के अंदर जो है एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई थी। ठीक है, आर्टिकल 51 के अंदर एक और ड्यूटी जोड़ दी गई थी। वो ड्यूटी क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 16 and 14 years। तो आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया कि 1993 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार आर्टिकल 21 में इसको रीड आउट कर लिया था। ठीक है, तो आर्टिकल 21 इज द राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार या शिक्षा का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है, तो इसका आप अच्छे से इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अगले आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 22, लास्ट आर्टिकल फॉर द डे। ये क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो अब देखिए, डिटेंशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हो गया आपका प्यूनिटिव, ठीक है, एक हो गया प्रिवेंटिव। भाई प्यूनिटिव कब हो गया, मैंने कोई अपराध किया, मुझे 6 महीने की सजा हो गई या सजा हो गई, सजा याफ्ता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्यूनिटिव डिटेंशन, कि आपको अब जेल में रहना पड़ेगा।
जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ठीक है, अब तो जेल में रहना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, वो क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन है कि आपको किसी चीज के अंदर या किसी चीज के लिए सजा दी गई। ठीक है, आपने कोई अपराध कर चुके हो, ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कमिट कर लिया है आपने, क्योंकि आप रिलेशनशिप में तो कमिट हो नहीं पाए, तो आपने ऑफेंस कमिट कर लिया। बट देन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या बोलता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किसके लिए होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि आप अपराध ना करें, टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग अ ऑफेंस, प्रिवेंटिव कर लिया जाता है। देखा आपने, जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे लोगों को जो है पहले ही अंदर कर लिया जाता है, ठीक है, जेल में भेज देते हैं। क्यों? कि वो कुछ भी हरकतें एक्टिविटी ना करे, पता लग रहा है 4 लोग गए बूथ कैप्चरिंग कर ली, ठीक है, तो जो आपराधिक तत्व के जो एलिमेंट्स होते हैं समाज के, उन्हें अंदर कर दिया जाता है, तो दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब आर्टिकल 22 जो है उसके 3 सब क्लॉज हैं, 1, 2 एंड 3। 1 एंड 2 जो है वो इस राइट से प्यूनिटिव डिटेंशन में के अगेंस्ट जो राइट्स हैं उससे डील करते हैं, और जो 22 सब क्लॉज 3 है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, जब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किया जाएगा तब कौन से राइट्स हैं उससे डील करता है। ठीक है, 22(3) के अंदर कौन से राइट्स हैं उससे डील करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो 22(1) क्या बोलता है, एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड, फर्दर ही कैन नॉट बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट। तो आपके पास आर्टिकल 22(1) में क्या है कि आपको जब अरेस्ट किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। इनफैक्ट डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल एक ऐसा केस है जहां पे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तब पुलिस कैसे आपको अरेस्ट करेगी, मेमो बनाएगी, 2 लोगों को कंफर्म करेगी, कहां ले जा रहे हैं सब कुछ बताएगी, आपने क्या ऑफेंस कमिट किया सब कुछ लिख के आपको बताएगी, एक कॉपी उसकी वहां देगी, लोगों को देगी या आपके घर वालों को देगी। ये सब जो गाइडलाइंस है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में ले डाउन करी गई थी। बट देन आर्टिकल 22(1) क्या कहता है कि जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि भैया आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, और आपको बताया जाएगा कि आप जो है लीगल कंसर्न या अपने एडवोकेट को कॉल कर सकते हैं, इसलिए एडवोकेट्स का बकाल होता है। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है कि जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा तो 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, प्रिफरेबली जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बट कई बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होते, तो कई स्टेट्स में जो है और मजिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट्स को भी पावर दे रखी है। बट देन मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा 24 घंटे के भीतर एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी का टाइम छोड़कर। ठीक है, जर्नी का टाइम छोड़कर, और तब मजिस्ट्रेट के पास आप को वो छोड़ दे या आपको अंदर रखे या आपकी अवधि बढ़ाए। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ मजिस्ट्रेट। एंड बस पुलिस का काम क्या है, आपको पकड़ना और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ठीक है, अब आर्टिकल 22(3) जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। तो बोलता है कि 21 और 22 में जो भी राइट है ना आपको, ये आपको अगर आप एनिमी एलियन है, मैंने आपको बताया ना कि एलियन 2 टाइप के होते हैं, एक तो एनिमी एलियन होगा, एक फ्रेंडली एलियन होगा। अगर आप एनिमी एलियन है तब आपको ये राइट अवेलेबल नहीं है। आप एनिमल लेवल हैं तब नहीं बताएंगे हम आपको आपने क्या ऑफेंस किया, तब नहीं हम आपको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तब आपको ये अवेलेबल नहीं है। और या फिर कोई सरकार लॉ बना दे जिसमें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हो और तब ये राइट छीन लीजिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज कैसे हैं, आपने यूआपा सुना है, आपने यूआपा सुना होगा ना, यूआपा, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये क्या है, ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट है। ठीक है, तो क्या बोलता है, 3 महीने तक आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। एक्चुअली 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये अवधि 2 महीने कर दी गई थी, बट देन ये अमेंडमेंट थी, ये कभी नोटिफाई नहीं हुई। तो क्योंकि ये नोटिफाई नहीं हुई गजट में, देखो कोई भी लॉ तब तक लॉ नहीं होता जब तक वो गजट में नोटिफाई नहीं होता। तो ये नोटिफाई नहीं हुआ तो ये 2 महीने का जो है सीन ही खत्म हो गया था। आज भी क्या है कि 3 महीने तक आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा जा सकता है। 3 महीने से ऊपर रखेंगे तो एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे और उस एडवाइजरी कमेटी में हाई कोर्ट के जज होंगे। एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे और उसके अंदर हाई कोर्ट के जज होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि जो है आपको 3 महीने से ऊपर रखना है या नहीं रखना है। और ये एडवाइजरी कमेटी कैसे बनेगी, इसको पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कैसे ये गठित होगी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है में जो 2 ग्राउंड हैं, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया
फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाया जा रहा है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है या यूनियन बना सकता है, ठीक है। बाकी जो है कंकरेंट है, दोनों बना सकते हैं, स्टेट एंड पार्लियामेंट मिलकर, ठीक है, स्टेट एंड पार्लियामेंट मिलकर। तो ये थी बात किसकी, आर्टिकल 22 की, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की। सो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी रहेगा। अगली क्लास में हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 30 तक कोशिश करेंगे। बाकी कोशिश करते हैं कि क्लास बड़ी ना हो, इसलिए छोटी छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाते हैं। I hope you liked it, and if you have any confusion, any problem, feel free to ask us, and please tell us in the comment box your feedback, and I shall see you soon. Bye bye, take care, keep healthy and keep listening.